वो दे के आपको ये बोला था मैंने कि अब इसका जो फर्दर चैप्टर आएगा उसमें से अच्छा पूरा डिस्कस हो जाएगा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का आइडिया हमने आपको दे दिया था कैसे होगा ये और क्या होता है। जी सर। ठीक, उस पर कोई क्वेरी अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, या जितने भी सेशन पीछे अब तक हुए उनमें कोई क्वेरी हो तो वो भी आज पूछ सकते हैं आप अभी, किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने के पहले। बाकी मैंने कुछ ऐसा याद आ रहा चलते समय आपको ये बोलना था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे फीचर्स। तो फीचर्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हो गया था, जिसमें एनईएफटी आरटीजीएस इसकी सारी बात हुई थी, और उसके बाद आया था टैक्स डिडक्शन ऑन पेमेंट मेड। तो सवाल ये पूछा था मैंने कि इसको आप लोग देख के आएंगे कि व्हाट इज टीडीएस, और टीडीएस के कुछ एग्जांपल भी मुझे दिए गए थे कि वो केवल उस तरीके के थे कि जैसे डिडक्शन होता है इन द इनकम टैक्स, और टीडीएस इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैंने बोला था टीडीएस और टीसीएस ये देख के आएंगे आप। तो कुछ बताएंगे क्या होता है टीडीएस? इसका फुल फॉर्म होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस का होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखा नहीं है भैया, देखा नहीं है। चलिए ये आ रहे हैं, देखे इन्होंने देखा है। क्या हुआ, एडमिट नहीं हो पाए? तो मैंने तो अलाउ किया। तो टीडीएस, टीडीएस जो भी आपने को पिछली क्लास में मुझको बताया, दैट वाज द जस्ट डिडक्शन रिगार्डिंग द इनकम टैक्स। कुछ हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उतनी जो है टैक्स देना नहीं पड़ता था, बच जाता है, ऐसा कुछ आप लोगों ने मुझे बताया था। तो मैंने चलते चलते बोला था कि टीडीएस होता क्या है ये आपको देख के आना है एज फॉर द होमवर्क, और टीसीएस क्या होता है ये देख के आना है। तो कोई देख के आया है? यस, कोई देख के आया बेटा? व्हाट इज टीडीएस? इसका की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और यहाँ पर फीचर्स में पॉइंट जो डिस्कस हो रहा था, जहाँ से बात निकल के आई थी, वो पॉइंट मैंने आपको लिखाया था, वो था टैक्स डिडक्शन ऑन पेमेंट मेड। तो टीडीएस होता क्या है? तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं ही बताई दे रहा हूँ, क्योंकि आप अपग्रेड रहे, यही तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि सब कुछ आपको अच्छे से पता रहे। तो टीडीएस वो वाला डिडक्शन बेटा बिल्कुल नहीं है जो इनकम टैक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि कुछ पेमेंट कर दो तो टैक्स कम देना पड़ता है, ऐसा नहीं। इसका फुल फॉर्म आप अगर ध्यान से देखें तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर इसको हम क्रैक करें तो क्या बन के आ रहा है? टैक्स, फिर क्या बन के आ रहा है? डिडक्टेड एट सोर्स। बात समझ आ रही है कि टैक्स जो सोर्स, सोर्स मतलब जहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहीं पर ही काट लिया जाए, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और जो एग्जांपल आप लोग मुझे सारे दे रहे थे कि एक इनकम डिफाइन हो गई, ठीक, और उस पर अब हम डिडक्शन क्या क्या ले सकते हैं, फर्दर कुछ इन्वेस्टमेंट करके, फर्दर कुछ खर्चे करके, वो डिफरेंट चीज हो गई एकदम। ये क्या बोल रहा है कि सोर्स मतलब आपकी इनकम का जो सोर्स है, जहां से वो जनरेट हो रही है, उसी जगह पे कोई टैक्स काट लिया जाए, इसको बोलेंगे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स पे ही काट लिया जाए। समझ आ रहा है? जैसे आप कहीं एम्प्लॉय हो और आपको कोई सैलरी मिलती है, तो वेदर नॉट डिफाइनिंग व्हाट इज द इनकम इज एंड नॉट डिफाइनिंग अंडर इन व्हाट स्लैब यू आर गोइंग टू बी, और तनख्वाह मिलते समय ही एक रूल कुछ ऐसा आ जाए जो बोले कि जो इनको पेमेंट होगा उससे 5% टैक्स काट के पेमेंट होगा, 5% काट लीजिए, 10% काट लीजिए। अभी तो ये पता भी नहीं कि ये जो मिस्टर एक्स वाई को जो पैसे मिले हैं ये टैक्सेबल होंगे कि नहीं होंगे, इन्होंने क्या फर्दर
इनकम टैक्स एग्जांपल से समझा दे रहे हैं, क्योंकि तब उससे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने उसको तो देखा ही होगा। अभी तो ये डिसाइड ही नहीं है कि इनकी इनकम कितनी होने वाली है। फिर इनकम के बाद क्या ये 2.5 लाख के स्लैब में आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? तो क्या ये जीरो टैक्स में चले जाएंगे? इन्हें कोई टैक्स ही हो सकता ना देना हो तो भी काट लो, क्योंकि एक रूल बोल रहा है वो कि टीडीएस, कि अगर ये इस कैटेगरी के हैं तो इनका यहाँ पे काट लो। उसको बोलेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब सोर्स जहां से मिल रहा है आपको, ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप पर्सन है, ये पर्सन है, मेरा दाहिना हाथ ये पर्सन है, इसे इनकम होने वाली इससे, तो ये जब मेरे पास आ जाएगी तब तो इनकम बनेगी, और इस इनकम पे कैलकुलेट होगा क्या टैक्स पड़ने वाला है। यहां बात क्या हो रही है कि ये जो देने वाले हैं, मतलब मेरा इंस्टीट्यूशन या किसी का कोई ऑफिस या किसी का कोई सोर्स जहां से वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये ही टैक्स काट ले ये, वरना क्या है आप देंगे ना कैलकुलेट करने के बाद, एसएससी देगा ना कि ये, और अपना रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट बताएगा, यही कट जाए कुछ परसेंटेज एट द स्टार्ट, एट द ओरिजिन जहां से जनरेट हो रही है, इसको बोलेंगे टीडीएस। ठीक, टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स। और टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स। तो ये कलेक्शन वाले पहले बता देना कि बड़ा छोटा सा होता है, उसको समझ लीजिए, फिर टीडीएस, फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो टीसीएस कहाँ पर अप्लाई होता है अधिकतर? टीसीएस अप्लाई होता है जब कभी आप घूमने उमने निकलो, हाँ, और जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया के बीच से आप निकलो, आपकी कोई यात्रा है और वो बाई रोड हो, और कई लोगों की हुई होगी, और उसमें कुछ फॉरेस्ट एरिया कुछ पड़ता हो, तो आप देखते हो एक बैरियर मिलेगा जिसपे लिखा होगा वन उपज चौकी। हमको आपको किसी को नहीं रोकता, हाँ, जिसपे लकड़ी लदी है, जिसपे कोई ऐसा सामान लदा है, उसको रोक लेता है। ठीक, तो अब उसका क्या है काम? टीसीएस कलेक्ट करता है वो, ये आप जो ये लेके जा रहे हो, इससे क्या कमाओगे, क्या बेचोगे, अभी तो इनकम इनकम कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ इतनी लकड़ी है, और लकड़ी पर इसकी वैल्यूएशन ये होनी चाहिए 2% के हिसाब से, ये बनता है भैया, ये टीसीएस जमा करो। अब इससे क्या हो जाएगा बेटा? क्यों टीडीएस और टीसीएस चलाए गए? क्योंकि जब आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, और आप अगर इस तरीके के काम में हैं जहां पे आपके ऊपर टीसीएस पहले ही अप्लाई हो गया, तो अगर आप 100 किलो लकड़ी के ऊपर 5% टीसीएस दे के आए हो, तो जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे तो वो टीसीएस मैच करेगा ना, तो कम से कम वो 100 किलो लकड़ी आप कहीं छुपा नहीं पाएंगे, उसमें इन्वेजन ऑफ टैक्सेशन नहीं कर पाएंगे आप। तो जहां जहां इस तरीके की संभावना होती है, उन सब जगह पर ये टीडीएस या टीसीएस अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो टीसीएस का एग्जांपल आपको समझ आ गया है। टीडीएस, कोई ठेकेदार है, किसी कंसर्न में काम कर रहा है, उसको ठेका मिला हुआ है, तो अचानक अगर उसको कोई पेमेंट होनी है 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ की, तो बोलेगा कि कोई रेट है 10% आप काट लो इस पे टीडीएस, फिर इनको पैसा दो। अब आपके ठेके में क्या है फायदा, क्या नुकसान है, क्या हुआ, ये आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना। तो ये टीडीएस आपका एज एडवांस टैक्स जमा है। अगर आपकी टैक्स वैल्यू जो डिडक्टेड अमाउंट है उससे ज़्यादा निकलती है, तो जो डिफरेंस है वो पे कर दीजिएगा। अगर उससे कम निकलती है और कट ज़्यादा गया है शुरुआत में, तो रिफंड ले लीजिएगा। समझ आ रहा है? ये है टीडीएस। सैलरीड पर्सन है अगर, और उनकी सैलरी अच्छी है, तो क्या होगा? उनका टैक्स भी यूज होगा। आपको पता है 10 लाख के ऊपर 30% का रेट है। तो अगर किसी की मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी, तो साल के 12 लाख रुपए हो गए, 2.5 लाख आपने हटा दिए और कुछ डिडक्शन हटा दिए, मैं ये मान लेता हूँ कि टैक्सेबल इनकम उसकी 8 लाख रुपए बन गई। 1.5 लाख रुपए उसने डिडक्शन में हटा दिए, 2.5 लाख रुपए आपने एग्जेम्पशन छोड़ दिया, 4 लाख रुपए बाहर हो गए, 8 लाख रुपए उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल इनकम। तो 30% का स्लैब भी तो कवर करेगा वो। तो ये अगर एक अंदाजा निकालें हम, तो वो कितना टैक्स देने वाला है? पहले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले पे 20%, फिर अगले पे 30%। ठीक, तो इस तरीके से भी अगर कैलकुलेट करें, तो मान लो उसके ऊपर लाख, 1.25 लाख का कोई टैक्स बर्डन बनता है, और उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए। तो मार्च में जब आप मिलाओगे, तो अगर उसने कोई भी टैक्स देख नहीं रखा है पहले से, तो क्या होगा?
पूरी की पूरी सैलरी उसकी टैक्स में एडजस्ट हो जाएगी आखिरी महीने की। तो वो घर क्या ले जाएगा, उसके घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो इन सब को देखते हुए कुछ इस तरीके से प्रोविजंस दिए गए कि आप चाहें तो एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। और जनरली सैलरीड केस में क्या होता है कि वो आपसे एक तय कर लेते हैं कि हम मंथली मंथली आपका उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया कि इनके ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख का टैक्स बर्डन आएगा। ऐसा करते हैं आप, हम 5-5 हज़ार रुपये महीने काट रहे हैं, आपको भी पता नहीं चल रहे हैं सैलरी में, और वो टीडीएस के नाम पे काटते चले गए एज एडवांस टैक्स। और एट द एंड आपका जो भी बर्डन आया, 90,000 आया या 1 लाख आया, 1,10 आया, तो उसमें वो 60 एडजस्ट हो गया और जो अमाउंट आपको देना है वो आपने दे दिया कम। तो लास्ट में आपके ऊपर ऐसी कोई स्थिति भी नहीं आएगी आप हैंड टू माउथ हो जाए सैलरी के केस में कि कुछ भी ना मिले। समझ आ रहा है यूज। और ये होता क्या है, ये वो वाला डिडक्शन नहीं है बेटा कि वो आप जो है कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें और अपनी इनकम में से कटवा लें। तो ये सोर्स पे लग जाता है, टीडीएस और टीसीएस। तो हमारे लिए यहाँ पर पॉइंट क्या था, अब आपको समझ आ गया टीडीएस क्या है। तो अब हमारे लिए पॉइंट क्या था यहाँ पर कि टैक्स डिडक्शन ऑन द पेमेंट मेड। ठीक, तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो सप्लाई में और सप्लाई 2.5 लाख के ऊपर है तो 1% टीडीएस कट जाए आपका, 1% टीडीएस कट जाए, ये बोल रहा है वो। लेकिन जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करोगे और टैक्स का अपना सारा डेटा दोगे तो वो ये एडजस्ट हो जाता है उसमें। ऐसा नहीं है कि ये कट गया तो ये गया, ये नहीं मिलने वाला। इट शुड बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स एट द टाइम व्हेन यू आर फाइलिंग द रिटर्न। और वहां पर ये आप अपने रिटर्न में इसको शो कर सकते हो कि इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा ये टैक्स बना, इसमें मेरे ये टीडीएस कट गए, इस नंबर के अगेंस्ट में इतना इतना अमाउंट, टोटल वैल्यू ये बनी, इसमें ये टीडीएस एडजस्टेड एज एडवांस टैक्स, नाउ फाइनल दिस इज माई टैक्स लायबिलिटी, और वो आपको पे कर देनी है। ठीक, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे आया हुआ था कि अगर 2.5 लाख के ऊपर के पेमेंट हो जाएंगे आपके जीएसटी में तो 1% टीडीएस अप्लाई होता है। ठीक, अगला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? ई कॉमर्स के ऑपरेटर तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, ई कॉमर्स ऑपरेटर आप अच्छे से समझ रहे हैं ना कौन सारे लोग हैं, जितने भी आप यूज कर रहे हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर 2% ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ये टीसीएस कट जाएगा। लिखते जाइए और समझते जाइए। ठीक, क्योंकि उन्हें सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो रही ना अभी। फर्क क्या है टीडीएस और टीसीएस में? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वहां पे इनकम मिल रही है तो टीडीएस कट रहा है कि इनकम को कम करके दिया, कुछ पैसा रोक लिया। यहां पे तो बेचारा सप्लाई कर रहा है, अभी पता नहीं पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, सीओडी है क्या है, अभी तो उसकी सप्लाई है। और सप्लाई पे ही क्या होगा, वो 2% उसको टैक्स जमा करना पड़ेगा, टीसीएस हो जाएगा। अब जब वो फाइनल अपने डाटा पूरा जमा करेगा रिटर्न इन द रेस्पेक्टिव पीरियड, तो फिर वहां पे उस टीसीएस का एडजस्टमेंट ले सकता है। ये टैक्सेबल वैल्यू थी भाई, इसलिए इसको टीसीएस बेटा बोल रहे हैं, क्योंकि ये सोर्स की इनकम तो है नहीं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, पूरा समझ आ जाएगा अच्छे से। ई कॉमर्स ऑपरेटर जब आपको सामान बेचेगा तो जो पेमेंट आप करोगे उसको, तो उसका जो प्रॉफिट है वो किस पे चार्जेबल है, किस चीज की टैक्स वो देगा? इनकम टैक्स की, क्योंकि वो तो इनकम है। प्रॉफिट गेन ऑफ द बिजनेस इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स, ये आपने पढ़ा है, एक हेड होता था आपके लिए, प्रॉफिट फ्रॉम गेन एंड बिजनेस। तो अगर उसको गेन हो रहा है तो वो किस चीज का सब्जेक्ट है? इनकम टैक्स का। इसलिए टीडीएस नहीं लग सकता। लेकिन उसने सप्लाईज तो की हैं, अगर उसने सप्लाईज की हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स तो पेमेंट करेगा हमको फ्यूचर में, और इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट कर रहा है तो अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उससे 2% टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे हम। टीसीएस मतलब अब जो आगे हमको आप इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले हो, इस पर टैक्स भी तो कलेक्ट करोगे, अभी तो बेचारे को अपनी जेब से देना पड़ेगा टीसीएस।
ठीक, मतलब अभी उसे बगैर हिसाब के देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे उसने सप्लाई की उसने कुछ तो पैसा कलेक्ट किया होगा ना टैक्स का। पूरा मत हिसाब मुझे बताओ, 3 महीने बाद बताना, 6 महीने बाद बताना, जब रिटर्न फाइल करने का टाइम हो तब बताना, लेकिन 2% अपनी सप्लाई का आप टीसीएस जमा कर दीजिए जैसे जैसे सप्लाई होती जाए, जैसे जैसे सप्लाई होती जाए आप टीसीएस जमा कर दीजिए। तो जैसे जैसे टीसीएस जमा करा लेते हो फिर फाइनल में आप उसको मिला लें। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर 2% का रेट है, इनका टीसीएस जमा होता है, और जब आप पेमेंट कर रहे हो और इन द केस वहाँ टीडीएस जमा हो रहा है। ठीक, कोई पूछना है इसमें, इन दोनों पॉइंट में? इफ देयर एनी क्वेरी प्लीज़ पूछ लीजिए। और आज मैं आपके इस पर इसके कुछ नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरीके से कई बुक्स को देख के बनाए हुए हैं, तो उनको आप देखिएगा और जो हम लोग डिस्कस करते चले जाएं इससे उसको आप रिलेट करिएगा। फिर कोई क्वेरी बने तो फिर फ्रीली पूछिएगा। ठीक, तो ये दोनों बातें मुझे लग रहा है क्लियर हो गई कि कोई आपकी तरफ से क्वेरी आ नहीं रही है। तो अगला फीचर्स था रिफंड। अब कई सारी चीज़ें अब तक आप जान चुके हैं, जैसे ये जो टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हुआ, ठीक, हो सकता है इसकी वैल्यू हमारी टैक्स वैल्यू से एक्सीड कर जाए तो मुझे रिफंड मिलेगा। नंबर 1, आपने जो खरीदा बेचा इनपुट आउटपुट टैक्स, उसमें आईटीसी भी तो एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। आईटीसी आपके टैक्स बर्डन को कम करती चली जा रही है। कोई ऐसे केस हो कि आपकी आईटीसी ज़्यादा हो जाए और हो सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट कम हो, तब क्या होगा? आप पैसा अगर ज़्यादा जमा कर गए तो रिफंड दो। आईटीसी ज़्यादा है तो टैक्स डिपार्टमेंट मुझे रिफंड दे। भाई हम तो डेटा दे देंगे ना कि मुझे जो आईटीसी लेनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, वो है 2 लाख और मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती 1.5 लाख, 50,000 रुपये मेरे निकलने हैं रिफंड। तो रिफंड की फैसिलिटी होगी और रिफंड आपके इनिशिएट कर दिए जाएंगे हर हाल में। अगर वो 60 दिन के ऊपर चले जाएंगे रिफंड, तो उस पर ब्याज भी देगा वो जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट था आपका एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज। हाँ बेटा, एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज 1-2 मिनट ले लीजिए, इसको कहीं देखना है देख लीजिए, फिर इस पर चर्चा कीजिए, या इसको तब कुछ आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स है तब ये समझ आएगा। भले हम लोग कम लोग हैं लेकिन अच्छा करना है। यस, एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज, और ये बिल्कुल रोजमर्रा से जुड़ा हुआ है आपके। यहाँ इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया तो आपको फटाक से अच्छा लगने लग जाएगा। यस, एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज क्या होगा बेटा? मतलब आपका जो भी आपको इंटरेस्ट कैसे आए यार, ये तो बेचारे गिने चुने 5-7 लोग हैं, बार बार पूछो तो वो भी बेचारे परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, क्योंकि आप जो भी जितने लोग चल रहे हो वो रेगुलर हो और कुछ तो इंटरेस्ट आपका है ही है, तभी आप रेगुलरिटी मेंटेन किए हुए हैं। तो एक गुजारिश है मेरी आप लोगों से, क्योंकि मैंने आपको सारे पॉइंट्स दे दिए हैं ऑलरेडी, कुछ भी नया मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैंने एक दिन आपको पॉइंट्स दिखाई दिए थे, उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इनको देख के अगर आप आए तो बहुत अच्छा हो पाएगा, फिर वो आप बड़े अच्छे मोड में आ जाएंगे रिसीव करने के, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा इसको देख के आएंगे। वरना फिर वो मुझे एक तरफा बता देना है, और बहुत कुछ एक तरफा बुक्स में भी लिखा हुआ है ना? तो
प्लीज इसका जो है ये आप थोड़ा सा वो हल्का सा देख के आया करें। तो एंटी प्रॉफिटिंग क्लाउज क्या हुआ कि जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो आप ट्रांसफर करें फर्दर। इसको रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए। ये क्या है, अभी तो हम फीचर पे हैं ना, तो इतना समझ लीजिए बस कि आपके पास जो भी प्रॉफिट आ रहा है तो आईटीसी के थ्रू आ रहा है, क्योंकि आईटीसी आपके टैक्स बर्डन को रिड्यूस कर देगी। ठीक, तो वो आगे आप पास ऑन करें फर्दर कंज्यूमर को या फर्दर अगली चेन को। प्रॉफिट को आप रोके ना, दबाए ना किसी कारण से। अगर आपको कोई प्रॉफिट टैक्स के कारण हो रहा है, टैक्स के कारण, ये बात ध्यान देनी है। आप अपने वैल्यू एडिशन में तो प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। आपकी सामान की क्वालिटी ऐसी है कि आप 20 की जगह 50% प्रॉफिट लो, जिसको गरज होगी आएगा लेने, वरना नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ड्यू टू द टैक्स आपको कोई प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट आगे फर्दर भी पास करें आप, उसमें कोई खेल और गुणा गणित ना होने पाए। ये आगे आएगा तो बताएंगे, अभी फीचर है ये कि एंटी प्रॉफिटिंग का मतलब ये है। तो नाउ इट इज़, ये जितने भी पॉइंट थे फीचर के ऑलरेडी डिस्कस। जल्दी से आप देख लीजिए जहाँ भी आपने नोट डाउन किया है कि उसमें कोई छूट रहा है या किसी में कुछ पूछना है। प्लीज़ बेटा जल्दी से देख लीजिए। नो, चलिए आगे चलते हैं बेनिफिट्स पर। तो बेनिफिट्स में नंबर 1 डायनामिक कॉमन मार्केट। मुझे लगता है कि इस पे तो मुझसे ज़्यादा आप लोग बता पाएंगे। क्या बेनिफिट्स की बात होने लग गई, और बेनिफिट्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो फर्स्ट ईयर से लिखने में बिल्कुल बच्चे तेज हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्यारा सा और आसान क्वेश्चन होता है ऑफ एनी टॉपिक, व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो जीएसटी आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया है। इसमें चाहेंगे हम कि आप थोड़ा टॉकेटिव रहे, तो मुझे ये भी समझ आएगा कि जितना जो डिस्कस हुआ है इसका क्या थ्रो आ रहा है आपके आंसर में, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो डायनेमिक कॉमन मार्केट, अगर इसको हम एक एडवांटेज माने या बेनिफिट माने जीएसटी का, तो ये कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, या कैसे इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है। प्लीज बेटा, डायनेमिक कॉमन मार्केट। प्लीज जल्दी से। सर हमारा जो मार्केट था सर, पहले अलग अलग स्टेट्स के बीच में या फिर इंटरनेशनली अलग अलग टैक्स पे करता था सर, लेकिन अब सब कुछ कॉमन हो गया सर, एक जैसा हो गया सर। मतलब पर्टिकुलर अगर इंडस्ट्री की बात करनी है तो उसमें एक ही जैसा सबको टैक्स पे करना है, तो सर कॉमन मार्केट है उसकी वजह से वेरी सर डायनामिक फंड में नहीं आया। यस, वेरी करेक्ट। तो कॉमन मार्केट, वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा आंसर है आपका कि ये कॉमन मार्केट की बात आ गई कि पहले यूपी में कोई चीज़ 8% से टैक्सेबल है तो कहीं 10% से टैक्सेबल है, ठीक, कहीं पर 12% से टैक्सेबल है। तो ये कॉमनलिटी आ गई कि अब सारी एरिया में जो जो जीएसटी के अंडर कवर्ड हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एक जैसा रेट चलना है। पूछ लो जहाँ पर भी कि ये आइटम नंबर या ये प्रोडक्ट कहते गए, तो वो सब जगह एक जैसा, ये कॉमन, ठीक। अब डायनेमिक का, डायनेमिक मतलब कि उसमें कोई डायमेंशन भी है, और डायमेंशन यही है कि वो कई सारे टैक्सेस को भी साथ में कवर कर रहा है। अगर इसको हम केवल ये बोलते कि केवल ट्रेड में लागू होगा तो कॉमनलिटी अगेंस्ट ट्रेड, ठीक है ना बेटा, कॉमनलिटी अगेंस्ट द ट्रेड। और इसमें आप जब देखोगे, पहले हम लोगों के डिस्कशन हुए कि कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स सब सम्ड हो गए स्टेट की, और कई सारे सेंट्रल के, कहीं की एक्साइज भी इसमें चली गई,
कहीं का सीएसटी भी इसमें चला गया, ठीक, ऑक्ट्राई भी चली गई। तो जब ये सब चले गए तो ये डायनेमिक हो गया, मतलब सारे जो पहले टैक्स के, अगर हम इनको टैक्स को एक एक लाइन बनाए या कुछ अलग दे, तो ये कई सारे डायमेंशन थे ना टैक्स के, डिफरेंट डायमेंशंस वाज देयर, ये भी समा गए। तो दैट इज द डायनेमिक। इसने जीएसटी ने डायनेमिक अप्रोच की, ऐसे नहीं फैला केवल ट्रेड के ऊपर, इसने सारी उंगलियां खोल के सारे टैक्सेस के ऊपर आ गया है। तो ये डायनेमिक अप्रोच हुई, सो मेनी डायमेंशंस, और कॉमनलिटी ये है कि सबके ऊपर एक साथ है। तो दिस इज द डायनेमिक कॉमन मार्केट, इसने डेवलप कराई। सेकेंड, इलिमिनेशन ऑफ द कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आप आईटीसी पढ़ चुके हैं। मैंने वो एग्जाम्पल भी आपको एक जो कराया था कि 100 रुपए की चीज पे 10% का टैक्स रेट है, तो अब वो अगर विद इन स्टेट बिक रही थी वैट के रिजीम में, तो क्या हो रहा था कि उस वहां पर तो आईटीसी मिल जा रही थी, लेकिन अगर वो दूसरी स्टेट में बिक रही थी तो वहां पे क्या हो रहा था कि 10 रुपए की जो थे वो अब जो उस दिन क्या बोला था हम लोगों ने, यस मैन, जो आपका ट्रेडर वाई था, उस ट्रेडर वाई को वो 10 रुपए अपने प्रोडक्ट वैल्यू में शामिल करने पड़ रहे थे, तो टैक्स बन जा रहा था 11 रुपए। ठीक, 10 रुपए उसको उसने शामिल कर लिए, तो टैक्स कितना बना, 110, और अगर कोई प्रॉफिट नहीं है तो 111 रुपए बन गया 10% के हिसाब से। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो 10 रुपए पड़ने चाहिए थे प्रोडक्ट पर, उस पर 1 रुपया ज्यादा हो गया। तो ये 1 रुपए किस कारण से ज्यादा हुआ, क्योंकि आपने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। जो सेकंड चेन में अगर हम मान लें कि कोई प्रॉफिट है ही नहीं, कहीं वैल्यू एडिशन कुछ हुआ ही नहीं, सिंपल ले लें एकदम, तो सिंपल के केस में भी क्या होगा कि अगर स्टेट बदल रहा है या आईटीसी नहीं मिल रही है, स्टेट बदल रहा है, तो क्या हो रहा था कि अब आपकी जो चीज 110 की पड़ी, तो 110 पे 10% आपने लगाया, मतलब 11 रुपए टैक्स होना चाहिए था 100, और आईटीसी के या जीएसटी रिजीम के हिसाब से होगा 10 ही रुपए 100 रुपए पे। ये 11 कैसे हो गया, या 11 कैसे हो जाता था, 11 हो जाता था बिकॉज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द आईटीसी बिटवीन द स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में नॉन ट्रांसफरेबिलिटी थी। तो आप उस समय हो क्या रहा था कि 11 रुपए ये पैदा कहाँ से हो गए, 11 रुपए ऐसे पैदा हो गए कि 10 रुपए तो गए प्रोडक्ट के ऊपर, और 1 रुपया चला गया जो टैक्स वैल्यू आई थी उसके ऊपर। तो आपने किया क्या, टैक्स पे टैक्स लगा दिया। ठीक, और ये तो एक चेन की बात है, और इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। अगर ये चेन तो 4-5 बार घूमे, तो जो वैल्यू एडिशन आएगा सेकंड लेवल पे, वो तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, परचेज का प्राइस हो जाएगा, तो उस पर टैक्स लगाएगा। और अगर उसने तीसरे को बेचा, तो ये जो 100 में हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया 40 रुपए, तो अगले केस में क्या होगा, वो जो 140 रुपए पे 14 रुपए का टैक्स है, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। मीन्स स्टेयर्स ऑफ द टैक्सेस ऑन टैक्सेस। कैस्केडिंग मीन्स समथिंग बीनीथ एनीथिंग, किसी चीज के नीचे कुछ छुपा हुआ है, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग क्या होती है, जबरदस्ती का टैक्स बर्डन क्रिएट कर देती है। ये होता था पहले, इसको बोलते हैं, इसका सही वर्ड है कैस्केडिंग। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि इसने कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस को हटा दिया। इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, कभी भी कहीं कुछ लिखने की जरूरत पड़े तो ये पॉइंट आप जरूर से जरूर लिखें। ठीक, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। तो जीएसटी ने इतना तो काम किया ही। या अगर हम और पीछे चले जाएं, तो जब सेल टैक्स चला करता था तो वैट ने ये काम कर दिया। पहले स्टेंस पर अगर हम इवोल्यूशन के हिसाब से बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स इवोल्यूशन, तो फर्स्ट स्टेज पर वैट ने इस कैस्केडिंग को हटाया। नॉर्मल सेल टैक्स चलते थे, उससे वैट ने इसको हटाया। इससे आगे आप बढ़ जाइए, जब जीएसटी आ गया तो इसने फिर जो वैट के कारण अभी कैस्केडिंग रह जाती थी, उनको भी हटा दिया। तो जो ये डायनेमिक कॉमन मार्केट हुई, ये जो कैस्केडिंग है, जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में कोट की, वो किस चीज की हो गई, ट्रेड की। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह बिक रहा है, और जो एक स्टेट दूसरे स्टेट से टैक्स नहीं ले पा रहा है, तो वो टैक्स लगा देगा। ये तो एक स्टेट की बात हो गई। कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे भी होते हैं बेटा, कि जो
डिफरेंट है, वो ट्रेड से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट में शामिल हो जा रहे हैं, उनको भी कोई रिफंड नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है विच इज द, यू कैन से द मिक्स ऑफ गुड्स एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ मिला हुआ है, तो सर्विस का टैक्स जाता था सेंटर को और इसका टैक्स जाता था इसको, और वो रोटेट हो जाएगा ही एक चेन में, तो कितनी कैस्केडिंग हो जाएगी। समझ आ रहा है ना, डायनेमिक अप्रोच को कवर अप कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक्साइज भी पीछे से लग के आई है, मैन्युफैक्चर से होलसेलर के पास आया तो एक्साइज लग के आई, और वो उस एक्साइज को इन केस अगर कौन कलेक्ट कर रहा है, वो स्टेट ही कलेक्ट कर रहा है या वो सेंटर कलेक्ट कर रहा है या उनका कुछ कुछ हिस्सा आपस में बट रहा है, अब वो दूसरे स्टेट को बिक गया, तो अब वो एक्साइज तो ये रिकवर करेगा ना, क्योंकि इसे तो रिफंड मिलना नहीं है जो खरीद के ले गया है। अब एक्साइज की वैल्यू भी उस टैक्स में शामिल है, और जो वहाँ का ट्रेड टैक्स है या वैट है उसकी वैल्यू भी उसमें शामिल है। तो जब अगला बंदा बेचेगा उसे तो इनपुट मिलनी नहीं है, ना एक्साइज की मिलनी है और ना वैट की मिलनी है, तो वो ये दोनों ही टैक्स अब उस प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे, और शामिल होने के बाद उन पे उस स्टेट के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, तो कैस्केडिंग हो गई। सामान पे टैक्स लगा के पैसा लोगे जनता से कि टैक्स पे टैक्स लगा के लोगे? तो इससे पहले की रिजीम, जीएसटी के पहले की रिजीम में कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस के इश्यूज बहुत थे और उनके लिए गुंजाइश बहुत थी। ठीक, तो इसने एक बेनिफिट क्या हुआ कि इलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को किया। कुछ पूछना है इस पे बेटा? नहीं सर। ओके, क्योंकि सबको जीएसटी का जो टैक्स कलेक्ट करना है उसी को देना है, कहीं का कोई भी तरीके का ट्रेडर हो, और सबको उसी से अपना अमाउंट रिकवर करना है। अगर कुछ ज़्यादा जमा कर दिया है तो सारा एडजस्टमेंट तो एक ही जगह से होना है ना, जब सारा एडजस्टमेंट एक ही जगह से होना है तो ये जो कैस्केडिंग क्रिएट हो जाती थी ये खत्म हो गई। अगला पॉइंट, एफिशिएंसी। यस, एफिशिएंसी। इसने कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई या इसको इसको कैसे एफिशिएंसी से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, और सब बिल्कुल कॉमन बातें, इसमें कुछ नया नहीं है। सर जैसे इंटर स्टेट सर जब हम लोगों को डील करना होता था सर, हम लोगों को सप्लाई करनी होती थी, तो सब बहुत सारी कंपनीज क्या करती थी, अलग अलग स्टेट्स में अपने वेयर हाउसेस बना देती थी, तो जिसकी वजह से उनको ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं हो पाती थी, उनको बार बार ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था और बार बार उनको चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती थी वेयर हाउसेस के अंदर। पर सर अब देखिए, जब जीएसटी आ गया तो उनको टैक्स से बचना ही नहीं है, तो उनको वेयर हाउसेस भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है सर, वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। ठीक, ये एफिशिएंसी किस चीज़ की बढ़ा रहे हैं? बिजनेस की और इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इसने किस चीज़ के लिए रोड मैप या पाथ क्लियर किया? हाउ द मेकिंग एफिशिएंट द बिजनेसेस एंड द इकोनॉमिक मोबाइलिटी, इसको बढ़ा दिया। ये बढ़ती दिख रही है, सीधा सीधा कारण है ना, वरना अगर आप सीधे सीधे भैया एग्जांपल देखो, सारे लोग तो हो क्या रहा है, टैक्स तो हमेशा गवर्नमेंट ज्यादा कलेक्ट कर रही थी, गवर्नमेंट के अलावा तो कोई इस देश में टैक्स ले नहीं सकता, तो गवर्नमेंट की जेब में तो हमेशा ज्यादा जा रहा था। ठीक, तो वो क्यों ये चीज लाती कि जिसमें कि उसको रेवेन्यू लॉस हो? क्यों? कि अगर आपकी जेब में पैसा बचा रह जाएगा या बिजनेस वालों के पास कुछ पैसा बचा रह जाएगा और बिजनेस वालों को थोड़ी ऑपरेशन के लिए फैसिलिटी बेहतर मिलेंगी, उनके ऊपर के ये बर्डन कम होंगे, 10 जगह मिले जुले और दौड़ लगाएं तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, और आपके पास भी अगर टैक्स को देने से कुछ पैसा बता रह जा रहा है तो कभी भी कुछ यूज करोगे, कुछ खरीदोगे, कुछ करोगे, कहीं जाओगे, घूमोगे, हर जगह टैक्स है। तो गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमी आपके पास छोड़ी, टर्नओवर बढ़ाया, टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, रेवेन्यू कलेक्शन तो अपने आप होगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। आप बैंक में जा जाके थोड़े थोड़े दिन में पैसा डालिए, थोड़े थोड़े दिन में पैसा डालिए, वो पैसा मैच्योर हो जाए फिर डालिए, तो आप जो मोबाइलिटी करते चले जा रहे हो, इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है आपका, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। ऐसे ही बिजनेस के जितने टर्नओवर्स बढ़े, आप उनको थोड़ी और रिलैक्सेशन दीजिए,
लोगों के पास थोड़ा पैसा बच जाए तो उतना ही तो और घूमेंगे लोग उसमें, बिजनेस में या सर्विस में। अब बताइए कोई काम या कोई जगह ऐसी है जहाँ टैक्स नहीं है? सोच के देखिए जरा, हिंदुस्तान में आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ पर किस तरीके से आपके साथ में टैक्स लग गया या जुड़ गया। बहुत जगह तो आपको पता है सामान खरीद के लाए, यहाँ टैक्स देना पड़ता है। फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं यार, जितने का डेटा चार्ज है हमको तो इतने बताया जाता है, पर उसमें सर्विस चार्ज लगा होता है, फलाना लगा होता है। सब जगह का पता है, बहुत सी जगह का नहीं भी पता है। अंदाज ही नहीं होगा आपको कि क्या टैक्स का सिस्टम है। ये जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हो रही हैं, उसमें कितना टैक्स का कहाँ क्या जा रहा है कुछ पता नहीं है। तो आपका वो चाहते हैं कि बस ऑपरेशन बढ़े, इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज नॉर्मली खुद कलेक्ट हो जाएंगे सारे। ठीक, एफिशिएंसी बढ़ाई। अगला, रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट। जब ढेर सारी जगह पर लोगों को काम करना था, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको अगर आपके पूरे 27, 28, 29 स्टेट्स में काम करना है तो उसके लिए पूरा सरदर्द है। हर जगह का डेटा रखे, हर जगह के लिए कागज रखे, हर जगह के लिए 2-4 का स्टाफ रखे। ठीक, तो कंप्लाइंस में भी तो कॉस्ट आएगी, टैक्स वैल्यू की तो बात अलग है, वो तो देनी है जो भी रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा होगा। लेकिन अगर 10 ऑफिसेज उसके लिए बनेंगे, 10 लोग काम पे रखे जाएंगे अलग अलग जगह पे, तो उतनी कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ेगी। हर जगह की अलग अलग टाइम होगी कि इतने समय आके जमा करो, कोई बोलेगा इतने समय आके जमा करो, कोई बोलेगा ये नोटिस आ गया है आके मिलवाओ, फिर दूसरे स्टेट से नोटिस आ जाएगा कि ये आपने जो दिया इसमें ये गड़बड़ है, ये आके मिलवाओ। तो उतनी बार आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, compliance needs some cost. Some peoples get to be engaged in that compliance, तो उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनकी सैलरी से। ठीक, तो सब जगह पे खर्चे बढ़ते थे, तो अगर आप उसको रिड्यूस करते चले जा रहे हो तो आपका कंप्लाइंस कॉस्ट कम होगा। ओके, नेक्स्ट, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ गई। बताइए, इम्प्रूव्ड कलेक्शन एफिशिएंसी, ये तो कुछ बात समझ नहीं आ रही भाई। बताएं, कलेक्शन एफिशिएंसी कैसे बढ़ गई? वो बोल रहा है कि इसका बेनिफिट ये है कि इसने कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। इम्प्रूव्ड कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब रेवेन्यू। कैसे? कुछ थोड़ा सा जागा तो रहे यार सारे लोग, सो तो नहीं है भैया। सर जैसे हर स्टेट का अलग अलग टैक्स था, तो सर मतलब सबकी इन्फॉर्मेशन रखनी है और सर सबसे अलग अलग टाइप के कलेक्ट करने हैं, तो सर उसमें डिफिकल्टी होती थी सर, उतना एफिशिएंट कलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन अब सर एक ही टैक्स है, सबसे कलेक्ट करना है वही एक, तो सर इजीली कलेक्ट हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाती है। ठीक, तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए इससे, इम्प्रूव्ड कलेक्शन एफिशिएंसी। तो कलेक्शन एफिशिएंसी यार, कलेक्ट तो टैक्स पहले भी होता था। हम एक नॉर्मल सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर पहले भी 100 किलो सामान बिक रहा था तो अब भी 100 किलो ही सामान बिक रहा है, 112 120 नहीं हुआ। लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ने की बात कर रहा है वो। तो कलेक्शन एफिशिएंसी इन दिस केस कैसे बढ़ सकती है? जो मान लीजिए पहले भी एक कोई चीज 100 किलो ही बिक रही थी, उस पर जो भी टैक्स हमको मिल पा रहा था वो हमने ले लिया, और अब भी 100 किलो ही बिक रही है, तो कलेक्शन एफिशिएंसी कैसे बढ़ रही है? कलेक्शन एफिशिएंसी ऐसे बढ़ रही है कि जब आईटीसी इसके साथ इन्वॉल्व हो गई, आप जिससे खरीद रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड, आप जिसे बेचेंगे वो भी रजिस्टर्ड, तो अगर आप चाहें भी कि हम कुछ छुपा लें सेल और परचेज, तो आप छुपा नहीं पाएंगे। और
टैक्स की एफिशिएंसी बचती कब है, जब इवेट किया जाए, उसको इवेजन हो। तो इवेजन के चांसेस इसने नैरो डाउन कर दिए। कैसे नैरो डाउन हो गए कि अगर हम उसी एग्जांपल को आगे बढ़ा लें 100 से 110 वाले को, तो अगर किसी ने जो खरीद के ले गया 110 रुपए का, वो ये चाहे कि अगर हम आगे इसको जो है वो बेचें, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी कि अगर उसे 10 रुपए वापस लेने हैं तो बिल काटे, बिल से बेचे, तब तो उसे पीछे के 10 रुपए वापस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। आउटपुट टैक्स तो क्रिएट ही नहीं होगा अगर आपने बिल काट के नहीं बेचा तो। समझ आता जा रहा है? आउटपुट टैक्स तो क्रिएट ही नहीं होगा, और क्रिएट नहीं होगा तो आईटीसी मिलेगी नहीं। ओके, तो इवेजन की चांसेस को कम किया है इसने। फिर भी आप सोचते होंगे कि कई जगह हम जाते हैं यार और सामान लोगों से ले लेते हैं, वो सब बगैर बिल दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर वो बगैर बिल दे रहे हैं तो इसका मतलब वो पीछे से भी ऐसा सामान खरीद के ला रहे हैं जिसपे आईटीसी का बर्डन उनके ऊपर नहीं है। टोटली इन्वेजन ऑफ टैक्स सिरे से हो रहा है। वरना जैसे ये चेन चलेगी तो जो बेचारा बीच में है चेन पे, वो फर्दर चेन में टैक्स कलेक्ट करके ही बेचेगा, वरना उसको लॉस हो जाएगा, वरना उसको महंगा बेचना पड़ेगा 110 का, जो उसका कंपटीटर सस्ता बेच रहा होगा, क्योंकि उसे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही होगी। तो बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो लोग कि जो एक नंबर के बिजनेस में काम कर रहे हैं और उनका कंपटीशन एक नंबर के साथ है। इससे इवेजन रुकता है और अधिकतर लोग सब अच्छे ही काम करते हैं। ठीक, क्योंकि जैसे इसमें आप आगे जाओगे देखोगे कि इसमें जो आपसे स्टॉक भी मांगता है, वो इसका भी डेटा मांगता है, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, इसका भी डेटा मांगा जाता है आपसे, सारे डेटा इसमें मांगे जाते हैं। डेटर क्रेडिटर भी मांगे जाते हैं, उनकी जो भी आपकी ईयर वाइज या रिटर्न वाइज चेंजेस आ रहे हैं उसका स्टेटमेंट भी लिया जाता है। तो लेसर एंड लेसर स्कोप, स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी लगेगी। अब तुम बिल्कुल ही झूठे अपने यहाँ सामान बना के भर के रखे रहो और बिल्कुल दूसरी बुक चलाओ, तो जिस दिन छापा पड़ेगा उस दिन नप जाओगे। ठीक, तो इसलिए इसने चांसेस को रिड्यूस कर दिया। इवेजन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, इवेजन की फैसिलिटी बहुत कम हो गई है। इवेजन की फैसिलिटी कम होने से, कंप्लायंस कॉस्ट कम होने से, ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से, जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो क्या होगा? टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो जितनी बार ज़्यादा माल बिकेगा, आएगा जाएगा, उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स मिलने वाला है। तो इससे बढ़ रही है उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी। बिकॉज नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू हाइड द थिंग्स। हाइड करना मुश्किल है। बेचने वाला भी तो सोचेगा यार कि मैं बगैर बिल के ना बेचूं जिससे तुम खरीद के ला रहे हो। पूरी चेन चोर हो जाए अगर, तो बात अलग है। उस चेन में एक भी आदमी अगर ये चाह रहा होगा कि मुझे आईटीसी चाहिए, या यार मुझे ये लफड़ों में नहीं पड़ना कि कल को छापा पड़ गया, कुछ लफड़ा हो गया तो क्या होगा, तो नहीं चल पाएगा काम। इससे कलेक्शन ज़्यादा हो गया। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अगला पॉइंट कौन सा है? रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा। रेवेन्यू जनरेशन इन द टर्म्स, क्योंकि बहुत सारे टैक्स जब इसके अंदर समा गए तो इसका तो रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होना ही होना है यार। जो सब चल रहे थे उनके ऊपर ये अम्ब्रेला है। जितने भी वैट, जितने भी एक्साइज, जितने भी छोटे छोटे टैक्स, उनसे कुछ तो कलेक्शंस आ रहे थे, वो सब उठा के आपने इसी में डाल दिए। जब इसमें डाल दिए तो इसका तो रेवेन्यू हाई जनरेट होगा ही। इसलिए जीएसटी का रेवेन्यू हाई जनरेट है कि वो सारे टैक्सेस का कलेक्शन एक साथ कर रहा है एक जगह। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये कैसे हो रहा है?
जल्दी बताइए बेटा। बताइए। इन्वेस्टमेंट को कैसे इंकरेज कर रहा है? बिजनेस के, बिजनेस के। बिजनेस के इन्वेस्टमेंट और सेविंग को कैसे इंकरेज कर रहा है? हम्म। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो आज पहुंचे आखिरी तक। क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अगर ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, इनकम बेस्ड नहीं है, तो सेविंग को इनकरेज कर रहा है। बताइए कैसे? ये कनेक्शन के लिए एक हिंट दे रहे हैं ना हम आपको कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अगर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो क्या सेविंग को इनकरेज कर रहा है? क्या रिलेशन है? क्या कनेक्शन है? प्लीज, क्या कनेक्शन है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो अगर आप कहीं बीच में हैं किसी चेन में, तो आपको कलेक्ट करना है और आगे भेजना है। यही तो काम करना है। आपको कलेक्ट करना है और आगे भेजना है। तो अगर आपको कलेक्ट करना है और आगे भेजना है, तो आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा मजबूत बना के रखना होगा, तभी तो आपकी ये सारी चेन चलेगी। ठीक। लेके अगर खर्च कर लेते थे लोग, जैसे पहले टैक्स नहीं दे रहे, तो वो चाहे सेविंग कम करें तो भी काम चलेगा। नंबर वन, ये पॉइंट अभी और अच्छे से क्लियर होगा कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द बिजनेसेस, जैसे कोई बड़ी मशीनरी है जिसमें आपका कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मल वाले में हो सकता है ये बात कम समझ आ रही हो, लेकिन अगर हमारी कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई हमारे बिजनेस के पर्पस की कोई महंगी कैपिटल गुड्स यूज होनी है, खरीदना बेचना है तो नॉर्मल ट्रेडिंग है। लेकिन अगर कोई कैपिटल गुड्स इन्वेस्ट आपके बिजनेस में लगने वाली है, आप मैन्युफैक्चरिंग में है और कोई मशीनरी लगने वाली है, तो उस पर भी तो कोई जीएसटी लग के आई होगी। और उस पर अगर कोई जीएसटी लग के आई है, तो उसको तो आप आगे बेचने नहीं जा रहे हो, तो पूरी जीएसटी आपकी जेब से गई। पूरी जीएसटी आपके जेब से गई। बड़ा अमाउंट होगा बड़ी चीज के लिए, तो ये आपको इस पे भी फोकस करवाएगा कि कितने परसेंट रेट ऑफ टैक्स चल रहा है इस मशीन पे, तो उस हिसाब से भी हम परचेज में इस पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे कि अगर कोई मशीनरी हमारी क्वालिटी के हिसाब से या उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इज टैक्सेबल विद द रेट ऑफ 10% एंड सम अदर विद द टैक्सेबल ऑफ द रेट ऑफ डिफरेंट, ऐसा भी तो कुछ होगा कि कैपिटल गुड्स पे क्या टैक्स लगता है। और जो कैपिटल गुड्स पे टैक्स लगता है वो भी आपको आईटीसी देता है, उस पर भी आईटीसी है, उसमें भी आप आईटीसी का एडजस्टमेंट ले सकते हैं, जबकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है। तो सेविंग को इनकरेज करता है। अगर आपने एसेट बिजनेस में इंट्रोड्यूस की और उसकी आपको आईटीसी मिल रही है, बड़ी कीमत की एसेट है, लाखों करोड़ों में, तो उसका टैक्स भी ज्यादा है, और उसकी आईटीसी को आप एडजस्ट करा पा रहे हो क्योंकि आप एक्साइज से तो उससे बना के बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स एक्साइज का हो रहा है, तो एक्साइज बन चुका है अब जीएसटी, तो आपको गवर्नमेंट को पैसा तो दे रहे हो ना आप जीएसटी के रूप में, और आपका इनपुट तो यही है, जो सामान खरीद के लाए उसका टैक्स, ये तो नॉर्मल हो गया। अगर मैन्युफैक्चरर हो तो रॉ मटेरियल और ये सब जो आप परचेस करके ला रहे हो ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल फ्लो है कि ये रॉ मटेरियल लगा, इस पर ये जीएसटी थी तो ये आईटीसी बनी,
और हमने जो सामान बना के भेजा उस पर ये जीएसटी मैंने दी तो एडजस्ट करा ले हम। लेकिन जो आपने मशीनरी भी लगा के रखी हुई है इसका भी आपको वो आईटीसी मिलती है, क्योंकि बिकॉज इट इज इफ इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा हो गई ना। जैसे कि रॉ मटेरियल बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा है, वैसे वो मशीन या वो एसेट भी तो बिजनेस का हिस्सा है। अगर वो बिजनेस का हिस्सा है तो और उस पर आप कोई टैक्स दे के आ रहे हो फॉर द शेक ऑफ द बिजनेस, फॉर द स्मूथनेस एंड रनिंगनेस ऑफ द बिजनेस, तो उस पर भी आपको टैक्स में आईटीसी मिलनी चाहिए। तो कैपिटल गुड्स में भी आईटीसी मिलती है। तो ये क्या करती है, आपको इनकरेज करती है कि सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो मशीनरी में, चिंता मत करो। इसका जो टैक्स पड़ेगा, तो अगर 10 करोड़ की मशीन खरीदी है और मान लो 12% का टैक्स है, तो करोड़ों में टैक्स है, ये भी बच जाएगा यार, इसकी भी मुझे आईटीसी मिल जाएगी। समझ आ रहा है? यानी आपकी अगर 10%, हम एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, बता नहीं रहे कि 10% का रेट है, एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि 10 करोड़ की एसेट है और 10% का आपके ऊपर टैक्स है, तो 1 करोड़ रुपए। तो आप दूसरे ढंग से सोच सकते हैं, क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में रिफंड होने वाला है, तो क्या है, अब ये एसेट मुझे 9 करोड़ की पड़ रही है। एम आई राइट? अगर मुझे ये पता हो कि मैं ये 10 रुपए खर्च करूंगा और धीरे धीरे करके इसमें से मुझे 2 रुपए वापस मिल जाएंगे, तो रियल मैंने क्या लगाया, 8 रुपए। तो इनकरेज होंगे ना हम, यार दिखने में तो 10 लग रहा है, लेकिन ये 2 तो आगे लौट भी आएंगे ना, तो 8 ही तो लग रहे हैं। तो इनकरेज करता है ना इन्वेस्टमेंट को, क्या आप और अच्छी मशीनरी खरीद सकते हैं और महंगी। ये पॉइंट है। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। ओके, इसलिए इस ढंग से ये इनकरेज करता है। अब 12:02, तो 12:05 पे आपकी क्लास भी खत्म करनी है। तो ये जितने 5-7 पॉइंट रह गए, इनको अच्छे से दिखाओ, तो कल हम लोग इसको खत्म कर देते हैं, इसको बेनिफिट्स को या एडवांटेजेस को। फिर थोड़ा डीप जाएं और कोशिश रहेगी हमारी कि आज या कल में आपको हम नोट्स डाल दें। अब एक बात और मैंने मेन करनी है, जिसकी वजह से ये रुक गया बीच में। वो कल बेटा इस टाइम पे क्लास लेने में दिक्कत है, क्योंकि वो बच्चों को मुझे लेके जाना है वैक्सीनेशन के लिए, और वैक्सीनेशन में आप जान ही रहे हैं क्या लाइन लग रही है, क्या सब तमाशे हो रहे हैं। उनका कल का टाइम है, तो आप इसको थोड़ा लेट कर सकते हैं, आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से टाइम हो जाएगा। आपकी कल क्या बजे तक क्लासेज हैं बेटा? यस, आपकी कल क्या बजे तक है क्लासेस नॉर्मली? 3 बजे तक? एथिक? यस सर, 3 बजे तक होती है। तो इसको हम लोग 3 बजे के बाद रख लें। सर 3 बजे के बाद फिर? हाँ, वो सिर्फ इसलिए केवल कल के लिए, क्योंकि मैंने रीज़न भी आपको बताया। रीज़न ये है सर रख कि लीजिए। क्योंकि वैक्सीन में बेटा इन्वॉल्व रहेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, या तो फिर मुझे ये क्लास जो है छोड़नी पड़ेगी। अब वो आपके नो ऊपर है। सर, आप रख लीजिए। तो 2:15 के आसपास शेड्यूल कर लेते हैं इसको। ठीक है सर। ठीक, कितनी भी देर होगी 3:15 तक तो लौट ही आएंगे हर हाल में। ठीक ठीक बेटा? है सर, ठीक है सर। तो कहाँ पे लिंक आपका? सेंटर एंटर तो बच्चों ने बुक किया है, पता नहीं, मुझे लेके जाना है, केवल मेरी ड्यूटी इसमें है यार। तो पता नहीं कहाँ कितना अच्छा अच्छा। टाइम, वो बता रहे हो लाइन वो कोई स्लॉट चलता नहीं है, और वो लाइन लगती है, जो पहले पहुंच जाए। यस सर। तो अब कौन सा हाँ टोकन यस सर, मिलेगा, क्या ऐसा होगा, है, ये ऐसा है। हाँ, तो ये स्लॉट हम जब मान तक के बुक हो रहे थे तब तक, जब तक हम्म, स्लॉट बुक हो रहे थे तब तक बड़े अच्छे से, बड़े मैनर्ड तरीके से लग रही थी। अभी ऐसा नहीं है सर। अभी जो पहले आओ पहले पाओ। हाँ, तो पहले आओ, मैं पता नहीं पहले पहुंचते पहुंचते हमसे पहले कितने लोग पहुंच जाएं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 12-1 तो बज ही जाएगा ना, और फिर उस हिसाब से हमने ज्यादा मैक्सिमम टाइम आपकी, होगा। हाँ, 3 इसलिए रख लिया, 2:15 तक फ्री हो जाएंगे हर हाल में, ऐसी उम्मीद है। कोशिश करेंगे जल्दी निकलेंगे। तो कल 3:15 से रख लेते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आपकी क्लास में शायद मैंने रिक्वेस्ट की है या नहीं की है, सारे लोग बेटा वैक्सीनेटेड हो जाओ। सर मैंने, ठीक, हम लोगों ने करवा लिया, मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने अरे मतलब वाह, बहुत करवाया अच्छे हुआ। बच्चे हो। ठीक, क्यों, बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप ही लोगों की उम्र के बच्चे हैं हम हमारे, तो आप सारे लोग वैक्सीनेटेड रहो। और दूसरी जो बड़ी भ्रांतियाँ भी है समाज में, तो उनसे भी आप, जैसे घर में भी कोई हो मिलने जुलने रिश्तेदार में, तो
कोशिश करिए, एक दफ़ा उसको इनिशिएट करिए, उसको समझा दीजिए कि वो भी उस ओर प्रोसीड हो। यही बेस्ट पॉसिबल इस समय की रेमेडी है। तो ये हमारा आपका Yes, sir. सबका जिम्मेदारी है। जब हम आप सब स्वस्थ हैं, Yes, sir. तभी पढ़ाई है, तभी सारे रिलेशन है, तभी सारी चीज़ें हैं। जिंदा रहेंगे तो foremost- सब हो जाएगा सर। ये फोरमोस्ट ड्यूटी है। तो एवरीबडी Yes, sir. कोशिश करिए कि सबको इसमें कवर अप हो जाए, और यही पॉसिबल रेमेडी, इलाज तो अभी तक ढूंढा जा नहीं पाया है। तो प्लीज़ Yes, sir. यही रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, और कल फिर 3:15 का टाइम रखते हैं, और हम आपको उसी हिसाब से इसका लिंक शेयर कर देंगे। और इसको देखा वो बेटा, कम लोग रहते हो, अच्छे से डिस्कस होके हो जाए तो और अच्छा लगेगा। ओके, एनीथिंग यू हैव टू से? No, sir. Thank you, sir. अपनी मुझे ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग। Thank you, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा।